हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई मैं स्वतंत्र पटेल और आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में आज हम लोग क्लास 12th के पहले लेसन सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज 1 को डिस्कशन किया जाएगा। ऑलरेडी मैंने 4 क्वेश्चन को डिस्कशन कर चुका हूं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 5वें की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो इट डेंसिटी एंड द डायमेंशन ऑफ इट्स यूनिट सेल एक्सप्लेन। मतलब किसी मेटल का, धातु का हमको एटॉमिक मास मतलब कैपिटल एम की गणना करना है। अगर आपको क्या क्या पता हो, उस मेटल का डेंसिटी और उसका डायमेंशन हमको पता हो, तो हमको मेनली जो है एक फार्मूला निकालना है कैपिटल एम का। कोई भी मेटल हो उसका एटॉमिक मास कैसे निकाला जा सकता है, उसका जो है हम लोग कैलकुलेशन आज हम लोग किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको शुरू करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि जो मेटल होता है उसकी जो क्रिस्टल जालक होता है वो किससे मिलकर बना होता है। तो वह जो इकाई सेल यानी यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। यूनिट सेल दिखने में कैसा होता है, तो आप देखिए यहाँ पे जो यूनिट सेल होता है कुछ इस आकार का यूनिट सेल होता है। और यूनिट सेल में जो कण होते हैं जिनसे मिलकर जो है वो मेटल बना होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, कुछ इस तरह का होता है। अब ये जो यूनिट सेल है, इकाई सेल है, उसकी पुनरावृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर, इसके बगल में करने से हमारा मेटल का निर्माण होता है। जैसे आप ईंट है, ईंटों को रखते जाइए लंबाई में उसके ऊपर, तो दीवार का निर्माण होता है। वैसे ही यूनिट सेल किसे कहते हैं, तो जिनके मिलने से जो है क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है, मेटल का निर्माण होता है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। यानी क्रिस्टल की संरचनात्मक इकाई को यूनिट सेल कहा जाता है। तो अगर हम ये क्रिस्टल मान लेते हैं, ध्यान समझिए इस बात को, अगर ये क्रिस्टल है और ये ढेर सारे जो है यूनिट सेल से मिलकर बना होगा, ढेर सारे जो है इसमें यूनिट सेल हैं, जिसमें से एक यूनिट सेल का आपको नीचे यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें से एक यूनिट सेल ये है। इस यूनिट सेल का हमको क्या पता है, डायमेंशन। यूनिट सेल का हमको क्या पता है, डायमेंशन, और क्या पता है, डेंसिटी। तो अगर हम जो है इसकी डायमेंशन मतलब लंबाई हम मान लेते हैं a है, चौड़ाई भी मान लेते हैं a है, और ऊंचाई भी मान लेते हैं a है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या यहाँ मान सकते हैं, इकाई सेल ये जो है इकाई सेल के किनारों की लंबाई क्या होगा, स्मॉल ए, जो हमने माना है। तो इकाई सेल के जो किनारों की लंबाई स्मॉल ए हो गया, और इसमें जो यहाँ कण हैं जिनसे मिलकर इकाई सेल बना, उनकी संख्या हम मान लेते हैं z है। तो क्या क्या हम मान सकते हैं यहाँ पे, पहले मान लेंगे, माना धातु का एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार क्या है, कैपिटल एम है। ध्यान समझिएगा, ये जो हमको निकालना है, हमको दिया गया क्या है, गिवन। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, तो हमको पता है कि जो मेटल जिससे मिलकर बना है, जिसकी लगातार पुनरावृत्ति से मेटल का निर्माण हो रहा है, जिसको यूनिट सेल कह रहे हैं, उसका डेंसिटी और डायमेंशन। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो है, जो डायमेंशन है ए है, मतलब किनारों की लंबाई, प्रति इकाई मतलब जितने भी इकाई सेल हैं, प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या।
प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जो हमने मान लिया, जैसे यहाँ देखिए ये जो है हम मान लेते हैं Z है, और इकाई सेल के किनारों की लंबाई क्या है, स्मॉल a है। ध्यान समझिएगा, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है इसका जो है हमको एटॉमिक मास निकालना। हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दिमाग पे हमको लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो यूनिट सेल है उसकी डेंसिटी निकालेंगे, जो रो डैश हम मान लेते हैं। तो इसकी अगर डेंसिटी हम लोग निकाल लेंगे तो जो डेंसिटी इसका होगा, क्योंकि ये इसी से मिलकर बना है, ये यहाँ 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 ये सब यूनिट सेल हैं। अगर एक यूनिट सेल की हम लोग डेंसिटी निकाल लेते हैं तो यहाँ पर अगर रो डैश जो आता है वो पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी हो जाएगी। आप यहाँ से निकालेंगे उसकी भी डेंसिटी वही होगी, जो यहाँ से निकालेंगे उसकी भी डेंसिटी वही होगी, यहाँ से निकालेंगे उसकी भी डेंसिटी वही होगी, यहाँ से निकालेंगे, हाँ कहीं से भी निकालेंगे अगर यूनिट सेल, जो डेंसिटी यूनिट सेल की होगी वही डेंसिटी जो है क्रिस्टल की होगी। तो हम पहले क्या करेंगे, यूनिट सेल की डेंसिटी निकालेंगे, वो जितना भी आएगा वही हमारे क्रिस्टल की मतलब मेटल की डेंसिटी हो जाएगी, और मेटल की डेंसिटी हो जाएगी तो तिर्यक गुणा के द्वारा हम m का मान निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, यूनिट सेल की डेंसिटी। जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, मेटल की डेंसिटी के बराबर होगी। ध्यान समझिएगा, पहले हम लोग यूनिट सेल की डेंसिटी निकालेंगे, जगह जो निकल जाएगा फिर वो मेटल की डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही मेटल की डेंसिटी हो जाएगी। मेटल की डेंसिटी जो है अगर हम रो मानते हैं तो रो बराबर रो डैश, मेटल की जो डेंसिटी होगी वही यूनिट सेल की डेंसिटी। पहले हम यूनिट सेल का निकालेंगे, क्योंकि हमारा मान किसका दिया हुआ, हमारा मान जो है यूनिट सेल का दिया है। तो पहले हम यूनिट सेल का निकालेंगे। यूनिट सेल का डेंसिटी अगर आ जाएगा तो वह मेटल के डेंसिटी के बराबर होगा। मेटल का डेंसिटी अगर हम निकालेंगे तो तिर्यक गुणा करके m का मान वहाँ से हम लोग निकालेंगे। चलिए पहले हम यूनिट सेल का डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी के लिए आपको फार्मूला देखिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो इकाई सेल का जो डेंसिटी होगा, इकाई सेल का घनत्व मतलब डेंसिटी बराबर हो जाएगा इकाई सेल का द्रव्यमान बटे इकाई सेल का आयतन। आपको पता होगा कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इकाई सेल का घनत्व बराबर हो जाएगा इकाई सेल का द्रव्यमान इकाई सेल का आयतन। यानी एकदम नजदीक आप लोग उत्तर के पहुंच गए हैं। इकाई सेल का घनत्व कैसे निकालेंगे, तो इकाई सेल का द्रव्यमान इकाई सेल का आयतन, हमको दो चीजें अगर हमको पता हो तो हम घनत्व निकाल सकते हैं। और इकाई सेल का जब घनत्व निकल जाएगा तो वही मेटल का घनत्व हो जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ क्वेश्चन में मेटल पूछा है, मेटल का एटॉमिक मास, लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में डेंसिटी भी दिया है। तो मतलब डेंसिटी भी निकाला है, इसी बहाने आप लोग सीख जाएंगे। अगर डेंसिटी कभी पूछ देगा तो डेंसिटी हम इस फार्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम इकाई सेल का द्रव्यमान और आयतन देखते हैं। तो इकाई सेल का आयतन क्या होगा, भी बराबर, तो आप देखिए यहाँ ये जो इकाई सेल है इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, यानी ये घन है। तो घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है, मतलब एक भुजा का घन। तो हमारा एक भुजा क्या है, a है, तो a का क्यूब हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से इकाई सेल का आयतन निकल गया। उसी तरह इकाई सेल का द्रव्यमान निकालना है हमको। इकाई सेल का द्रव्यमान बराबर, तो आप देखिए यहाँ जो इकाई सेल है, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे जो इकाई सेल है वो ये कणों के द्वारा मिलकर बना है। यानी इन कणों का अगर हम द्रव्यमान निकाल लें तो क्या हो जाएगा, हमको इकाई सेल का द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो अभी हमने देखा कि इकाई सेल
में कितने कणों की संख्या है? जेड। और एक जो कण का जो द्रव्यमान है वो हम लोग क्या मान लेते हैं? यम। अगर हम मान लेते हैं कि यह एक कण का द्रव्यमान यम, सपोज करिए अगर 4 कण है तो कितना हो जाएगा? 4 यम। 8 कण है तो कितना हो जाएगा? 8 यम। 2 ही कण अगर उस किस यूनिट सेल में उपस्थित है तो कितना हो जाएगा? 2 यम। तो अगर जेड है तो कितना, अगर जेड कण उपस्थित है, क्योंकि जो क्रिस्टल है उसमें हमको कणों की संख्या नहीं पता है, तो अगर हम माने हैं कि जेड कण उपस्थित है तो कितना हो जाएगा? जेड गुणे एम। ठीक है ना? तो कितना कुल द्रव्यमान, अगर एक कण का द्रव्यमान यम है तो कुल कणों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? जेड गुणे यम। वही इकाई सेल का द्रव्यमान होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे? जेड गुणे एम। जहां जेड क्या है, हमने यहां मान ही लिया प्रति इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है जेड। और यम क्या है? उस परमाणु का द्रव्यमान है। यम क्या है? यम जो है परमाणु का द्रव्यमान है, जिनसे मिलकर वो इकाई सेल बना है उसका द्रव्यमान है। अच्छा, ये m कैसे, m को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे m को हम लोग जेड गुणे यम, कैपिटल यम इंटू एन, एवोगाड्रो संख्या भी हम लोग लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि ये यम कितने होंगे? आपको पता होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ यम होता है, यम बराबर जो होता है वो एवोगाड्रो संख्या, किसी भी एक मोल में एवोगाड्रो संख्या के बराबर कणों की संख्या होती है। तो यम बराबर एन इंटू स्मॉल यम। स्मॉल यम बराबर क्या हो जाएगा? यम इंटू यम। तो यहां से हम यम की जगह पे यम, कैपिटल यम इंटू एन भी लिख सकते हैं, जहां कैपिटल यम हमने क्या माना है? परमाणु भार माना है। तो इस तरह से हमारा इकाई सेल का घनत्व हमारा देखिए आ जाएगा। अब इकाई सेल का घनत्व रो डैश बराबर इकाई सेल का द्रव्यमान। इकाई सेल का द्रव्यमान हमने क्या निकाला? जेड गुणे एम अपान एन ए। और इकाई सेल का आयतन क्या निकाला बताओ बच्चों? ए क्यूब। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? यह जेड इंटू कैपिटल एम अपान एन ए इंटू ए क्यूब, जहां जेड क्या है? इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। कैपिटल एम क्या है? धातु का परमाणु भार जो हमको निकालना है। एन ए क्या है? एवोगाड्रो संख्या। और ए क्यूब क्या है? आयतन है। ठीक है। अब जो इकाई सेल का घनत्व होगा वही किसके बराबर होगा? जो हमने बताया था मेटल के घनत्व के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व क्या रो किसके बराबर होगा? क्रिस्टल का घनत्व का मान किसके बराबर होगा? इकाई सेल के घनत्व रो डैश के बराबर होगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? रो बराबर रो डैश। इसलिए हम रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्रिस्टल का घनत्व। तो यहाँ क्रिस्टल का घनत्व रो बराबर, यही फार्मूला हमारा हो जाएगा, जेड गुणे एम अपान एन ए गुणे ए क्यूब। देखिए आपका क्रिस्टल का घनत्व आ गया है। क्योंकि एग्जाम में क्रिस्टल का घनत्व पूछ सकता है तो हम यही लगा के छोड़ देंगे। अब आपको पूछ रहा है लेकिन क्वेश्चन में यम का मान, तो यम का हम क्या करेंगे? यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना? तो यम बराबर क्या हो जाएगा? अतः क्रिस्टल का एटॉमिक मास
एम, कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, तो ये सब ऊपर चले जाएंगे, रो इंटू एन ए इंटू A3 अपान जेड, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो क्वेश्चन को हमने कैसे लगाया एक बार हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था मेटल का एटॉमिक मास, दिया क्या हुआ था, यूनिट सेल का डायमेंशन और डेंसिटी। तो यहाँ पे यूनिट सेल का जो डायमेंशन ए हमने माना, और अगर यूनिट सेल का हम लोग डेंसिटी निकालते हैं तो वो डेंसिटी किसके बराबर होगा, क्रिस्टल के डेंसिटी के बराबर होगा, मेटल के डेंसिटी के बराबर होगा, क्योंकि मेटल किससे बना है, यूनिट सेल से ही मिला। यूनिट सेल की बार बार पुनरावृत्ति होने से इस मेटल का निर्माण हुआ है। तो हमने पहले क्या निकाला, यूनिट सेल का डेंसिटी। तो यूनिट सेल का जो है इकाई सेल का जो घनत्व निकाला, इकाई सेल का घनत्व का फार्मूला बहुत आसान है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन हमने ए क्यूब हो गया और द्रव्यमान हमने निकाल लिया जेड गुणे एम इंटू एन ए। तो हमने जो है इकाई सेल का घनत्व तो हमारा हो गया जेड इंटू कैपिटल एम अपान एन ए इंटू ए क्यूब, और यूनिट सेल का अगर आ गया इकाई सेल का तो वही क्रिस्टल के घनत्व के बराबर हो गया। और क्रिस्टल का घनत्व अगर हम एक बार निकल गया तो क्रिस्टल का हमारा द्रव्यमान भी निकल गया, यहाँ पे एटॉमिक मास भी निकल जाएगा। तो क्वेश्चन ये समाप्त हुआ। अगर आपको कहीं दिक्कत हो क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।